हेड ऑफ CMEs हूँ इन द डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ के एमएस का, जगरानी साहब का, DMS रमेश कुमार का, और हमारे स्पीकर जिन्होंने हमें टाइम दिया है, प्रोफेसर जमान शेख साहब का, तमाम डॉक्टर्स का और मीडिया वालों का कि आज वो आए हैं। ये हमारा जो डॉक्टर ईसा लैब है, हम सिर्फ लैब के तौर पर काम नहीं करते, लेकिन हम एक CMEs और अवेयरनेस सेशंस भी करते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, प्लस डॉक्टर्स के लिए। इवन जिना में हमने 5-6 CMEs पिछले 6-8 महीने में किए। तो ये आप पुलिस हॉस्पिटल में जो मैं आया हूँ, तो हमारा ये पहला है जो आज डायबिटीज़ पे हमने सेशन रखा है। तो मैं थोड़ा सिर्फ प्रिवेंशन पे बात करूंगा, उसके बाद डॉक्टर जमान शेख साहब मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे। As you know, the diabetes is a condition when the blood sugar or blood glucose is increased than the normal level in our body. हमारे जिस्म में जब नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है तो उसको आम जबान में हम शुगर बोलते हैं। अब उससे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो डायग्नोसिस है वो कैसे होगी। अब डायग्नोसिस जो हम करते हैं उसके जो नॉर्मल वैल्यूज हैं, हम फास्टिंग शुगर जब भी पेशेंट की करवाएंगे तो वो 100 से नीचे आनी चाहिए, 99 तक आनी चाहिए। अगर 100 से 125 आती है देन वी लेबल दैट पेशेंट एज अ प्री डायबिटिक, 100 से लेकर 125 तक। अगर 126 आ गया फास्टिंग में, देन पेशेंट इज लेबल्ड एज अ डायबिटिक। उसको दोबारा भी एक दफ़ा टेस्ट किया जाता है कि कहीं गलती ना हो, तो 2 दफ़ा अगर वो सेम फिगर आ रही है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो उसको लेबल किया जाता है डायबिटिक। ये हमने फास्टिंग शुगर की बात की। अच्छा, जो रेंडम शुगर हम कभी भी एनी टाइम, रेंडम होता है कि एनी टाइम आप उसकी चेक करवाते हैं, तो रेंडम ब्लड शुगर 140 से नॉर्मली कम आनी चाहिए। अगर 147 से लेके 199 तक आती है तो उसको सेम प्री डायबिटिक हम लेबल करते हैं, और जब 200 आती है या 200 से प्लस आ जाएगी तो हम उसको डायबिटिक लेबल कर देंगे। तो ये हो गया रेंडम शुगर। तीसरा एक फार्मूला जो हम लोग आम टेस्ट करवा रहे होते हैं HbA1c, तो HbA1c हम जब भी टेस्ट करवाएंगे तो वो बिलो 5.7 आनी चाहिए, 5.6 तक आनी चाहिए। और मैं कहीं गलती करूं तो डॉक्टर जमान शेख साहब ही बैठे हुए हैं। 5.7 से लेकर 6.4 आती है तो उसको हम लेबल करते हैं प्री डायबिटिक। अगर 6.5 आ गया या उससे अबव आ गई तो उसको डायबिटिक हम लोग करते हैं। दोबारा भी उसको एक दफ़ा टेस्ट करवा सकते हैं कि कहीं मिस्टेक नहीं हो। तो ये तो तमाम हम डॉक्टर्स को और पैरामेडिक को हमें पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। अब 2 चीज़ें मैं सिर्फ और बात करके फिर मैं डॉक्टर जमान शेख साहब को बुलाऊंगा। एक तो सिम्टम्स क्या होंगे कि जो हमें शक जाएगा पेशेंट पे कि ये डायबिटिक हो सकता है। इसमें हम आम जबान में जो बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, मतलब प्यास का बार बार लगना, पेशाब का बार बार आना, और उसका वजन भी भूख ज़्यादा लगना। और जो शुगर के अगर प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं या डायबिटिक, तो उनका वजन भी खुद ब खुद कम हो रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको बार बार पेशाब आ रहा है या उनका वजन कम हो रहा है या उनको भूख ज़्यादा, तो हमें शक जाता है और उसमें फैमिली हिस्ट्री भी हो तो उसको हमें चेक करवाना चाहिए कि इसको शुगर है या नहीं है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि रात को अगर 12 बजे, हम कराची वाले मोस्टली सोते हैं, 12 से पहले कम लोग होते हैं जो 10 बजे कोई सोते होंगे, तो 12 बजे अगर सोता है और 3 बजे दोबारा पेशाब के लिए उठता है, मतलब नॉर्मली उसको 6-7 बजे उठना चाहिए। तो अगर वो 3 बजे उठ रहा है, 2 बजे उठ रहा है, 4 बजे, तो उस पर भी शक जाता है कि इसको डायबिटीज हो सकती है, उसको चेक करवाना चाहिए। या डायबिटिक है तो कंट्रोल उसका शो करता है कि अच्छा उसका कंट्रोल नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया कि उसको शक जा रहा है, जिनका वेट कम हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री है, पानी बार बार पी रहा है, तो उसको चेक करवाना चाहिए। और एक तीसरी चीज़ जो हम बात करेंगे कि हम इसके काज क्या हैं या लोगों को प्रिवेंशन कैसे बचा सकते हैं कि डायबिटीज़ ना हो, क्योंकि पाकिस्तान अभी दुनिया में नंबर 3 हो गया है वर्ल्ड में डायबिटीज़ में। चाइना और इंडिया के बाद पाकिस्तान इज द नंबर 3, 33 मिलियन लोग हमारे डायबिटिक हो गए हैं। और हमारे यहाँ शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन।
उसके रीजंस पे बात करेंगे। जब हम काजेस का पता होगा तब हम मरीजों को बचा सकेंगे कि इनको बचाना कैसे है। एक तो फैमिली हिस्ट्री, कई लोग होते हैं जैसे हम जब उनसे बात करते हैं कि हमें माँ बाप से जब शक्ल मिलती है तो हमें माँ बाप से बीमारियां भी इससे में मिलती हैं। अगर कार्डियक हमारा वालिद साहब या वालदा या फैमिली में कार्डियक हिस्ट्री है तो हमें भी अगर 5 भाई हैं या बहनें हैं तो उनमें 1-2 को हिस्से में ज़रूर मिलेगी, सबको तो ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरह डायबिटीज़ भी मिलेगी। तो तमाम बीमारियां इस तरह उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को बचाएं। जब हम अपने आप को बचाएंगे मतलब हम आने वाली जनरेशन को बचाएंगे। तो नंबर 1 ये हो गया कि हमें फैमिली का केयर करना है कि मैं डायबिटिक न हूँ तो मेरी आने वाली नस्ल। दूसरा ओबेसिटी, जहाँ भी हमें ओबेसिटी नज़र आती है तो उस पर हमें रिस्क देखना चाहिए कि ओबेसिटी वाले को ब्लड प्रेशर भी होगा, ओबेसिटी वाले का लिपिड प्रोफाइल भी बढ़ जाएगा, ओबेसिटी वाले को डायबिटीज़ की भी रिस्क हो जाएगी। और जिसको डायबिटीज़ नहीं है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर है, दे आर आल्सो अंडर द रिस्क फॉर द डायबिटीज़। उनको भी शुगर होने का खतरा है, तो उनको अपने आप को कंट्रोल करना है, नॉर्मल करना है। एक ओबेसिटी हो गई, फैमिली हिस्ट्री। दूसरा, हम फिजिकल एक्टिविटी हमारी दिन ब दिन कम हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी कैसे कम हो रही है? हमारे अगर अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना है, लिफ्ट लगा हुआ है तो हम लोग कोशिश करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे भी लिफ्ट पे जाएं, तो हम लोग वॉक नहीं कर रहे। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है और दिन ब दिन जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो रही है, दैट इज द वन रीजन एक डायबिटीज होने का भी। क्योंकि पहले हमारे जो बड़े होते थे 5-5 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो फिजिकल एक्टिविटी का हमें ख्याल करना है। दूसरा, हमारी जो डाइट है, एक तो हम लोग लेट नाइट खा रहे हैं, दूसरा हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। एक कॉमन अंग्रेजी में कहावत है कि टेक ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, टेक लंच लाइक अ प्रिंस एंड टेक डिनर लाइक अ बेगर। लेकिन हम लोग उल्टा काम करते हैं, हम ब्रेकफास्ट बेगर की तरह करते हैं और डिनर किंग की तरह करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रात को देर से भी खाना खाते हैं और ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं। तो दिस इज द आल्सो वन रीजन। और पाकिस्तान में तो ये मिल रहा है कि पिज्जा हट वाले बोलते हैं कि आप रात को 12 के बाद खरीदो तो आपको आधी कीमत में। तो हमारी जो यूथ जनरेशन है, 2 भाई हों या 2 दोस्त हों, वो एक पिज्जा मंगाते हैं, 2 लोग बैठ के पूरा खा जाते हैं और उनको 1.5 लीटर की जो बोतल वो देते हैं वो भी दोनों पी जाते हैं। तो दिस इज आल्सो वन मेजर रीजन जो हमारे यहाँ यूथ में, क्योंकि हमारी यूथ पॉपुलेशन पाकिस्तान में ज़्यादा है, 66% हमारी यूथ पॉपुलेशन है। तो मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों के लिए बहुत अलार्मिंग है पाकिस्तान में कि हमारा डेथ रेशो भी दूसरे मुल्कों से जो चाइना और इंडिया के निस्बत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें जो शऊर देना है, आपके पास जब भी आप पेशेंट को देखते हैं तो हमें एक तो डायग्नोसिस अर्ली करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम प्री डायबिटीज कैच करते हैं, मैं खुद 2008 से प्री डायबिटिक हूँ और आज तक मैं प्री डायबिटिक हूँ। आई डू टेक केयर। मुझे याद नहीं होगा मैंने 6-8 साल में कोई आम को चखा भी होगा। लेकिन माय वाइफ इज आल्सो अ डॉक्टर, वो मेरे साथ आम खाती थी, आज शी इज डायबिटिक और आई एम स्टिल प्री डायबिटिक। तो हम अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं कि हम ना बने, और प्री डायबिटीज के लिए 3 चीजें होती हैं, या तो प्री डायबिटीज वाला पूरा लाइफ प्री डायबिटिक रहेगा, या वो नॉर्मल भी हो सकता है, या कंट्रोल नहीं करेगा तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम ओबेसिटी, अगर ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करें, ओवर ईटिंग ना करें, डाइट हेल्दी डाइट करें। क्योंकि जैसे हम देखते हैं शादी में अगर कहीं जाएं हम लोग तो कोशिश करते हैं उसका 2 दिन का खाना ले लें, कोशिश करते हैं अगर वो 2 कोल्ड ड्रिंक मिल रही है तो 2 कोल्ड ड्रिंक ले लें, कोशिश करते हैं 2 आइसक्रीम खा लें। तो ये जो ओवर ईटिंग है इसको हमें रोकना है। अब मैं सिर्फ टाइप्स बता के फिर सर को बुलाऊंगा। हमारे डायबिटीज़ में टाइप्स जो हैं, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये आपने कॉमनली सुना होगा। अब टाइप 1 जो है ऑटो इम्यून जो एक होता है, जो अटैक होता है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इम्यूनिटी ऑटो इम्यून अटैक की वजह से, उनमें इंसुलिन मौजूद ही नहीं है। अब टाइप 2 वो है या तो इंसुलिन मौजूद भी है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि वो प्रॉपर असर नहीं कर रही, या तो वो डेफिशिएंसी है उसमें। और जेस्टेशनल वो होती है जो हम प्रेगनेंसी में हमें फाइंड आउट करते हैं। तो एवरी प्रेग्नेंट खातून को आफ्टर 6 मंथ की प्रेगनेंसी में जब आए तो ये हमारी ड्यूटी है कि उसकी डायबिटीज हम जरूर चेक करवाएं। क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज को कैच न करना तो बच्चे को भी नुकसान होगा, उसकी माँ को भी नुकसान होगा
और आने वाले उसमें फ्यूचर में इन जनरेशन को भी। तो हमें बीइंग अ डॉक्टर हमें हर उसकी जो प्रेग्नेंट खातून है उसका हम ज़रूर चेक करवाएं आफ्टर 6 मंथ्स, और अगर उसको प्रीवियस हिस्ट्री है तो फिर तो अर्ली भी उसको हम करना है और उसको हमें बताना है। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी बुलाऊंगा हमारे साथ प्रोफेसर कैप्टन जमान शेख साहब हैं जो सिविल में HOD रहे हैं मेडिकल वार्ड के, और उनसे मैंने बहुत इंस्पायर हूँ। मैं कई जगह पे उनको बुलाया है, ऑलवेज ही सपोर्ट मी। वो हमारे साथ आते हैं, अपना टाइम कीमती टाइम निकालते हैं। तो मैं उनको बुलाऊंगा कि वो डायबिटीज़ की जो है मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस पे भी बात करें, और अगर जो आपके सवालात होंगे उनके सवालात के भी जवाब देंगे। थैंक यू। ठीक है। सो विद द नेम ऑफ अल्लाह, ओवरव्यू ऑफ डायबिटीज। अच्छा भाई, जयपाल साहब ने कहा कि शुगर जो है नंबर 3 है वर्ल्ड में। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कुछ, मकसद ये नहीं है कि आप मुझे बताओ, तो मैं आपकी लेवल चेक करना चाहता हूँ, लेवल आपको जगाने के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया हो रही है, आप सो जाएंगे, खराटों की आवाज़ आएगी, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना दे, कोई फिक्र नहीं, जवाब मैं दे दूँगा क्विकली। अच्छा, जयपाल साहब ने कहा कि नंबर 3 है वर्ल्ड में। आजकल सोशल मीडिया में आप देखते होंगे कि नंबर 1 का जिक्र आ रहा है, तो आप मुझे बताइए नंबर 1 है पाकिस्तान दुनिया में या नंबर 3 है? इन्होंने कहा 3 है तो 3 है। जयपाल साहब ने कहा तो 3 है, बिल्कुल 3 है, मगर नंबर 1 भी है। अभी अजीब बात है कि नंबर 3 भी है, नंबर 1 भी है। कैसे? देयर इज अ डिफरेंस ही अगर आप नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट ले इन अ कंट्री, कि पाकिस्तान में इतने डायबिटिक के पेशेंट हैं, अमेरिका में, इंडिया में, चाइना में इतने डायबिटिक पेशेंट हैं, तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। क्यों? कि चाइना की पॉपुलेशन इतनी है, उसमें जितने डायबिटिक पेशेंट होंगे, चाहे कम हो फिर भी हमसे ज़्यादा होंगे, तो उस लिहाज से हम तीसरे नंबर पे हैं। फर्स्ट नंबर चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड ये पाकिस्तान। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान नंबर 1 भी है। अब ये कैसे है? ये प्रिविलेंस है। पाकिस्तान में 30%, यानी अगर आप 3 आदमियों को लें, एक रेंडम में 3 लेता हूँ, तो 3 में से एक को डायबिटिक आती है। तो एक एग्जाम्पल तो हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने खुद बताया प्री डायबिटिक है, 2 और भी मेरा ख्याल अभी निकल आएंगे अगर सारी आप ही है ना, तो 2 निकल आए। यानी परसेंटेज वाइज आप कह रहे हैं, परसेंटेज वाइज पाकिस्तान में ज्यादा है। मकसद ये कि वेरी कम, हर 3 में से 30% तो नॉन है डायबिटिक है। तो ये प्रिविलेंस है, उस लिहाज से पाकिस्तान नंबर 1 है, प्रिविलेंस के लिहाज से। तो अगर प्रिविलेंस देखें तो पाकिस्तान नंबर 1 है, अगर नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट देखें तो नंबर 3 है। ये दोनों चीज़ें सही है एक तरीके से। अच्छा, अभी पाकिस्तान में 3.3 मिलियन का जिक्र किया, यानी 3 करोड़ 30 लाख डायबिटिक पेशेंट है, और उसमें 28% को पता नहीं है कि हमें डायबिटीज़ है। अब ये कितनी खतरनाक बात है कि पेशेंट इज डायबिटीज बट ही इज नॉट नोइंग दैट ही इज डायबिटिक। कॉम्प्लिकेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड। जिस दिन से डायबिटीज हो गई हो उस दिन से समझे कि रिक्शा या टैक्सी का मीटर ऑन हो गया। हाँ, और अच्छा 10 साल तक पेशेंट कहेगा सर मैं तो ठीक हूँ, मेरी शुगर 300 है, कोई फिक्र नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। अब ये है यानी साइलेंट किलर। पेशेंट ठीक नहीं है, उसके जिस्म में जहर भरा हुआ है, बट इट इज स्लो पॉइजन। उस वक्त नुकसान नहीं देगा, ये नुकसान देगा 10-12 साल के बाद, जब ये कॉम्प्लिकेशन एक बम की तरह बस्ट हो जाएगी, रेटिना फट जाएगी, रेटिनोपैथी, ये गुर्दे डायलिसिस पे चले जाएंगे, नेफ्रोपैथी, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, फॉलेज, पाँव में गैंग्रीन, फिर आदमी पछताता है, फिर कहता है कि ये क्या हो गया। भाई वो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं है। आप जितना पछताओगे वापस डायलिसिस पे चले गए, वापस नहीं आओगे। स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, वापस नहीं आओगे। टांगे कट गई तो प्लास्टिक की टांगे लगेंगी, ओरिजिनल कभी नहीं आएगी, फिर पछताने का फायदा नहीं है। मेरा एक दोस्त था, एक्सीडेंट, अल्लाह जन्नत नसीब करे उसको, वो कहता था डॉक्टर जमान तुम लोग कैसे मजाक करते हो, मैं देखो खजूर खाता हूँ, मैं शुगर है, कुछ होता है मुझे, आप लोग खामखा बातें करते हो। मैं कहता था भाई मेरा काम है समझाना, आप खुद जानो। फिर जब वो एम्पुटेशन वगैरह हो गई, फिर कहता था डॉक्टर जमान तुमने उस वक्त डांटा क्यों नहीं मुझे। अब मैंने तुम बचे तो नहीं थे भाई कि तुम्हें डांटूं। अब समझाता था, आप नहीं समझते थे, मैं क्या करूँ।
तो ये साइलेंट किलर है, आप सिम्टम पे न जाएं। और अभी जयपाल साहब ने एक सिम्टम बताया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। अच्छा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, किताबों में लिखा हुआ है, सही भी है, मगर ये टाइप 1 के सिम्टम है, टाइप 2 के नहीं है। टाइप 2 में 3-4 साल शुगर चुकी रहेगी, मरीज कहेगा मैं तो ठीक हूँ। इंसिडेंटल बिफोर सर्जरी या बिफोर इंश्योरेंस कंपनी कहती है पहले भाई शुगर चेक करो, वरना तुम तो बीमार ही रहोगे, हमारा तो खर्चा होगा, पहले शुगर चेक करो, अगर शुगर है तुम्हें तो हमारा प्रीमियम ट्रिपल हो जाएगा। सर्जन कहता है भाई पहले शुगर चेक करो, फिर मैं ऑपरेशन करूँगा, क्योंकि ऑपरेशन तो मैं सही करूँगा, बट बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर योर मूड विल नॉट बी ईट। तो लोग कहेंगे कि सर्जन ने खराब कर दिया, हालांकि वो तो शुगर की वजह से खराब हो रहा है, तो पहले डायबिटीज। तो कहने का मकसद ये कि ये सिम्टम फ्री डिजीज है, टाइप 2 की बात। अच्छा, सबसे कॉमन टाइप 1 है या टाइप 2? कितनी %? राइट, कितनी %? 95%। 95% टाइप 2 है, सिर्फ 5% टाइप 1 है। अच्छा जी, अच्छा, प्रेवलेंस हमारा है 30%। अच्छा, ये काफ़ी स्लाइड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मैं दिखा नहीं सकता, तो वही बात करता हूँ कि तो करनी चाहिए। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया की सबसे मीठी बीमारी कौन सी है, सबसे मीठी बीमारी, तो आप कहोगे डायबिटीज। भाई ब्लड भी उसका मीठा है, यूरिन भी मीठा है, हर चीज़ मीठी है, क्योंकि शुगर भरी हुई है। और अगर मैं कहूँ कि दुनिया की 5 खतरनाक डिजीज बताओ सबसे, तो तुम कहोगे कि कैंसर है, हार्ट अटैक है, फिर डायबिटीज का नाम 5 में जरूर आएगा। तो एक तरफ से सबसे मीठी बीमारी, एक तरफ से वन ऑफ डेंजरस। तो क्यों डेंजरस है? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर हम कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी का निकाल दें तो शुगर जैसी मीठी बीमारी तो है नहीं, अगर कोई दुआ करेगा मुझे शुगर हो जाए, बट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन यू कैन नॉट रिमूव कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम डायबिटीज। मसला ये है, अगर 100% शुगर कंट्रोल करोगे फिर भी रिस्क है कॉम्प्लिकेशन का। व्हाट टू टॉक अबाउट डायबिटीज। तो कॉम्प्लिकेशन, अब कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, हमने उसको 3 में डिवाइड किया है। एक है यानी माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर, जो खतरनाक बीमारियां समझी जाती है। माइक्रो का मतलब है कि 3 रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। और मैक्रोपैथी, मैक्रो यानी बड़ी वैसी, स्ट्रोक, ऊपर से नीचे जाए 3 पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। अच्छा, अब इसकी वजह से डायबिटीज जो है वो खतरनाक समझी जाती है और सारे सिम्टम्स भी हैं। अच्छा, अब गुर्दे जो है वो 50% खत्म हो जाए, 50% नेफ्रॉन खत्म हो गया, 90 होता है क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, 90 से अगर 45 आ जाए, पेशेंट को तकलीफ नहीं होगी, पेशेंट कहेगा मैं तो ठीक हूँ, हालांकि 50% गुर्दा उसका खत्म हो गया और क्लिनिकली किसी डॉक्टर को पता नहीं चलेगा। यानी मैंने तकरीबन जो भी 40 साल काम किया डायबिटीज में, अब मुझे भी पता नहीं चलेगा कि गुर्दे खराब हो गए, चाहे मैं 2 घंटे, उसके लिए हमें टेस्ट कराने पड़ेंगे। कौन सी टेस्ट? माइक्रो, हाँ, माइक्रो अल्बुमिन, यूरिया क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, ये कराओगे तो पता चलेगा कि गुर्दे खराब हो गए हैं। क्लिनिशियन को तब पता चलेगा जब एंड स्टेज हो गई, जब वोमिटिंग हो गई, पानी भर गया जिसम में, डिस्निया हो गई, ये चेहरा सूख गया, वो तो लेट हो गया, वो तो डायलिसिस का है। तो कहने का मकसद ये है कि we have to check these investigation in routine interval, every 3 months, every 6 months, blood urea, microalbumin urea, and some other investigation. इस तरह सेम अपना इस बात कोलेस्ट्रॉल, आप चाहे 6 घंटे चेकअप करो, पता नहीं चलेगा कोलेस्ट्रॉल कितना है। You have to do checkup, laboratory test of कोलेस्ट्रॉल। वो कोलेस्ट्रॉल अकेला नहीं है, मुझे हमें पता है कि लिपिड प्रोफाइल का है, HDL, ट्राइग्लिसराइड। अच्छा भाई, नेफ्रोपैथी में आते हैं कि 90 होता है, 90 to 130 GFR हम कहते हैं। अगर ये 45 तक, 60 तक आए तो माइल्ड है, 45 तक आए तो मॉडरेट, 10 तक आए तो सीवियर, 10 से नीचे आए तो एंड स्टेज। और एंड स्टेज का क्या है ट्रीटमेंट? वन इज डायलिसिस, अदर इज जो आपको पता है कितनी दोनों मुश्किल। अच्छा देखिए, हम कहते हैं ये पेशेंट तो डायलिसिस पे है,
एक जुमले में कहते हैं व्हाट डू मीन बाय डायलिसिस? 3 times a day 3 hours फॉर सेशन, कम से कम 3 घंटे लगते हैं, ट्रांसपोर्ट के लगाए तो 5 घंटे और हफ्ते में 3। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डायलिसिस पर सेशन? 2000-3000 यानी 12,000 महीने के 12,000, सॉरी हफ्ते के 12,000 और महीने की 20-30 हज़ार, यानी हर महीने 20-30 हज़ार उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए सिर्फ डायलिसिस के लिए। अब एक आदमी पकौड़े बेचता है, अब वो जब वो डायलिसिस के लिए जाएगा, बिजनेस बंद करेगा ना अपना, तो इनकम कम और खर्चा फॉर होम लाइफ। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये इतनी आसान नहीं है। अगर किसी को बस पड़ जाए, इसमें इंग्रीन हो जाए, तो आपको पता है एंटीबायोटिक लगती है। अभी एंटीबायोटिक का जिक्र हो रहा था, वहाँ पे एंटीबायोटिक लगती है इंट्रावीनस। 6 महीने आदमी जॉब पे नहीं जा सकता, इनकम जीरो और खर्चा 6 गुना ज़्यादा। तो ये कॉम्प्लिकेशन कोई मामूली कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि हम कहेंगे भाई इसको नज़ला जुकाम हो गया है। दीज आर मेजर ग्रेट कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्विंग वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वाइटल जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, नजरें हैं, आई, ब्रेन, हार्ट, किडनी एंड सो ऑन। अच्छा भाई, सेम अप्लाइज फॉर रेटिनोपैथी। अब देखो ना, एक है मोतिया कैटरेक्ट, 15 मिनट का ऑपरेशन है, चंद हज़ार खर्चा है, चले ठीक है, रिकवरी फॉर एवर। मगर कैटरेक्ट सिर्फ नहीं है, इसमें रेटिनोपैथी एक दफ़ा हो जाए तो खत्म, क्योंकि रेटिना टूट जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, यानी फट जाती है रेटिना, फाइब्रोसिस हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, खत्म हो जाती है रेटिना। और रेटिना में पेन फाइबर नहीं है, हमें पता है, टूट फूट होती है, हमें पता ही नहीं चलता, हम समझते हैं कि ठीक है। जब तक मैक्यूला पे ब्लीडिंग हो जाए फिर ब्लाइंड होता है। जब तक हम उसकी बाकायदे डायलिटेशन करके हम देखें, हमें पता नहीं चलेगा क्या है। तो कहने का मकसद ये, दीज आर साइलेंट कॉम्प्लिकेशन, सो वी हैव टू चेक देम रेगुलरली। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें शुगर चेक करनी चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए टू प्रिवेंट ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा भाई, चलें थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, इन्होंने बताया डिफरेंस क्या है टाइप 1 और टाइप 2 का। तो मैं थोड़ा सा उस पॉइंट को एलाबोरेट करूं कि सपोज 20 साल का दो लड़के आपके पास आते हैं, 20 साल के, दोनों 20 साल के हैं और दोनों को अभी शुगर हुई है। अच्छा, एक है दुबला पतला, एक है मोटा हट्टा, दोनों बच्चे हैं 20 साल के। अच्छा, एक में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, दूसरे में नहीं है फैमिली हिस्ट्री। अच्छा, एक में जो है वो सिम्टम नहीं है, दूसरा में बहुत ज़्यादा सिम्टम है। एक सिम्टम है कि अचानक पता हुआ कि डायबिटीज। तो जो मोटा है और 20 साल का है, जिसको सिम्टम नहीं है, जिसको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, हालांकि उम्र दोनों की 20 साल है, और जो दुबला पतला है, जिसको एक्यूट सिम्टम है, जिसको फैमिली हिस्ट्री नहीं है, और जिसके सिम्टम इतने एक्यूट हैं कि वजन कम हो गया, वो 6 दफ़ा उठा, सुबह रात को यूरिन पास करने के लिए, इस टाइप का। तो टाइप 1 डायबिटिक यंग होता है, स्लिम होता है, फैमिली हिस्ट्री अमूमन नहीं होती, कीटोसिस अमूमन यूरिन चेक करें कीटो, टाइप 2 में यूरिन चेक करें इनिशियली नो, ये भी एक फर्क है। और ऑटोइम्यून डिजीज है टाइप 1, जिस तरह दादा जयपाल ने बताया। टाइप 2 ऑटोइम्यून नहीं है, टाइप 2 जेनेटिक और एनवायरमेंटल है। 50% जीन्स, यानी बच्चा पैदा हुआ, 50% समझे कि डायबिटीज अपने साथ लेके आया मौरूसी, और 50% है इन्वायरमेंटल, माहौलियाती, लाइफ स्टाइल, मोटापा, बर्गर खाना, एक्सरसाइज न करना, टेंशन की लाइफ, 50%। इसका मतलब है कि 50% तो बचा नहीं सकते। आप अपने वालिद को कहोगे कि अब वो आपने गाड़ी तो विरासत में नहीं छोड़ी, बंगला तो नहीं छोड़ा, शुगर विरासत में छोड़ के गए, आप नहीं कह सकते, जो हो चुका सो हो चुका। मगर लाइफ स्टाइल के 50% आप चेंज कर सकते हैं, तो करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो मगर टाइप 1 जो है वो है ऑटोइम्यून डिजीज। अच्छा, उसके लिए एक टेस्ट आती है, अगर आप नोट करना चाहें, anti-GAT65 एंटीबॉडी, वो कराएं। अगर वो पॉजिटिव है मीन्स टाइप 1 है, अगर आपको शुगर है, अगर वो नहीं है, नेगेटिव है, तो वो टाइप 2 है। ये अवेलेबल है आपको पाकिस्तान में। रिपीट कीजिएगा। अच्छा, anti-GAT65 एंटीबॉडी, 4 और भी हैं, मगर सबसे कॉमन यही है। anti-GAT
G capital, A capital, D capital और 65 एंटीबॉडी। अच्छा जी, टाइप 1 का फर्क ये है कि टाइप 1 जो है उसमें डे 1 से लेकर जिस दिन मरीज को पता चला उसको इंसुलिन की डेली और कम से कम 2 दफा, वो इंसुलिन तौर पे तो 4 दफा लगनी चाहिए, 3 दफा शॉर्ट एक्टिंग, 1 दफा बेसल, मगर कम से कम 2 दफा और पूरी लाइफ मतलब जिंदगी की आखिरी टाइप 2 इनिशियली टेबलेट पे चल जाता है, मगर इवेंचुअली 10 साल के बाद 50% पेशेंट को इंसुलिन लगती है टाइप 2 में भी, क्यों कि बीटा सेल खत्म होते जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। अच्छा जी, टाइप 2 का उसका उलट है, ओबीज होता है, मिडिल एज प्लस होता है, इस हिसाब से फैमिली इसकी पॉजिटिव होती है, क्लिनिकल जब अमूमन नहीं होती और गोलियां शुरू में काम करती है। अच्छा भाई, कुछ अक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है लाइक हाइपोग्लाइसेमिया इन 3 टाइप ऑफ हाइपर, आप डॉक्टर है ज़्यादातर 3 टाइप्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया होती है लेक्टिक एसिडोसिस, दूसरा होता है डीके डायबिटिक कीटोसिस और हाइपरऑस्मोलर, और हाइपोग्लाइसेमिया एक ही टाइप की होती है। और इन्फेक्शंस, अच्छा फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दे आर मोर कॉमन देन वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन फंगस जो आपको पता है कि जेनेटिक एरिया पे खारिज होती है तो इसमें पाउच में हो जाती है, या जो गाँव में केमिकल्स हो जाती है और ये जो थोड़े से बच जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अच्छा जी, थोड़ा आगे चले तो अच्छा न्यूरोपैथी बिकॉज योर डॉक्टर्स जनरली एक मशहूर है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है ना, उसमें 3 टाइप होती हैं। एक होती है एनेस्थेटिक का मतलब ये कि पाँव सुन हो जाते हैं, चप्पल उतर जाती है, पता नहीं चलता, उसको करिए एनेस्थेटिक। एक होती है हाइपर एस्थेटिक टाइप, ऐसा लगता है पाँव तंदूर में पड़े हैं, जलन हुई है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। और तीसरा होता है पेरिस्थेटिक, मतलब खून कैसे छूट जाता है। तो 3 टाइप की होती है न्यूरोपैथी सेंसर। एक होती है मोटर न्यूरोपैथी। मोटर न्यूरोपैथी में आदमी माजूर हो जाता है, व्हीलचेयर में आ जाता है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो पहले तो दुआ करनी चाहिए कि हमें कोई न्यूरोपैथी न हो। अगर बस ये है कि कुदरत में लिखा हो कि नहीं ज़रूर देनी है, तो फिर कहे कि भाई मोटर न्यूरोपैथी न देना और सेंसरी, क्योंकि सेंसरी न्यूरोपैथी का कुछ इलाज है। कैसे कि मैंने बताई 3 टाइप है। एनेस्थेटिक टाइप की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और जो पेनफुल है जिसमें पाँव जलते हैं लकीली, उसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट है। पीढ़ी के बारे में गाबापेंटिन है, विटामिन देते हैं, आपको पता है या इस तरह की विटामिन। तो जो हाइपर एस्थेटिक टाइप है उसमें हमारा इलाज है। तो बेहतर है कि कोई न्यूरोपैथी ना हो, मगर मोटर न्यूरोपैथी का कहने का मतलब कोई इलाज नहीं है, वो व्हील चल रहा है। अच्छा, एक है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कि बिस्तरे से उठा और चक्कर आ गए, तब डिजीनेस हो गई, तो या हार्ट अटैक हो गया या हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, तो सिम्टम नहीं है, तो ये है ऑटोनॉमिक। दीज आर फ्यू कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, ये काफ़ी पिक्चर्स थी जो मैं दिखाना चाह रहा था, मगर आपको नहीं दिखा सकता। ये इन्फेक्शंस हैं। अच्छा, फुट केयर के लिए ये है कि फुट केयर या तो 0 होगा या 100% होगा। 0 का मतलब ये कि अगर आप उसकी केयर करते रहें तो होगा ही नहीं कुछ, रोजाना रात को अगर देखते रहें पाँव आईने की मदद से या वैसे भी, तो कोई तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि आप शुरू में इसको पकड़ लोगे काम। और अगर केयर न करोगे तो 100% खराबी यानी इन्फेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको एक तो डेली पाँव का मुआयना करना है, नाखून की नहीं पहने, कॉटन की बहुत पहने जो डायबिटिक पेशेंट है। अच्छा, स्पेशल साथ भी आते हैं, दे आर बिट एक्सपेंसिव बट दे आर बेटर देन जो सॉक्स होते हैं। अच्छा, शूज़ हैं, दे शुड बी कंफर्टेबल आल्सो। और जूता जब भी पहने तो पहले शुगर का मरीज हाथ डाल के देखे अंदर के कोई कीड़ा या कोई पत्थर कील वगैरह तो नहीं है, क्योंकि पाँव सुने पता चलेगा कि आप 8 घंटे उस जूते पे चल रहे हैं और नतीजा निकला ऐसा। तो जूता भी कंफर्टेबल होना चाहिए और उसका भी माना होना चाहिए। अच्छा, नेवर वॉक बेयरफुटेड, मतलब नंगे पाँव कभी नहीं चलना चाहिए शुगर के मरीज को।
चाहे वो घर पे हो। तो ये कुछ टिप्स हैं डायबिटिक फूड बचाने के लिए। ये बड़ी प्यारी पिक्चर्स थी जो मैं दिखाना चाहता था, मगर ज़ाहिर है कि नहीं दिखा सकता। अच्छा, आखिर में आते हैं प्रेगनेंसी पे। प्रेगनेंसी में बहुत केयर करनी चाहिए, और जो नॉर्मल वैल्यूज जो बताए डॉक्टर साहब ने वो प्रेगनेंसी पे अप्लाई नहीं होती। प्रेगनेंसी में ज़्यादा टाइट रखना चाहिए, वो टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में बताऊँ। और अगर किसी प्रेगनेंट औरत का जो डायबिटिक है, अगर मोटा बच्चा पैदा हुआ ना, तो फैमिली खुश होती है कि भाई हट्टा कट्टा बच्चा मोटा ताज़ा हुआ है। एक्चुअली वो उसको 3 हफ्ते इंक्यूबेटर में रखना है। जैसे ही मोटा बच्चा हो आप फौरन इंक्यूबेटर लेके जाओ और वहाँ 3 हफ्ते। क्यों कि उसको हाइपोग्लाइसेमिया होने का खतरा है, उसको फिट्स पड़ने का खतरा है, उसको हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा है, उसका कैल्शियम डिस्टर्ब होने का खतरा है, उसको मरने का खतरा है। तो जितना मोटा बच्चा मैक्रोसोमिया में संकट होता है। अच्छा, और कुछ ओबेसिटी का मैं जिक्र करना चाहता था, बड़ी पिक्चर थी, मगर ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, टाइप 1 में ओबेसिटी नहीं होगी, लेकिन बर्थ में हो सकती है। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, फास्ट फूड खाता रहा तो बर्थ में, मगर इनिशियली एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस पेशेंट इज ऑलवेज, रिमेंबर द वर्ड ऑलवेज, टाइप 1 स्लिप होगा। अगर वो मोटा है तो टाइप 2, तो मोटापे का भी खास ख्याल करना चाहिए टाइप 2 में। और लाइफ स्टाइल का ख्याल करना चाहिए। फास्ट फूड, मैं तो कहूँगा कि फास्ट फूड तो बदनाम है ना, इवन पाकिस्तानी जो हम खाते हैं कढ़ाइयाँ और ये भी कम कोई हार्मफुल नहीं है। एक मैं मिसाल देता हूँ कि अगर बिस्किट लो, जो बिस्किट एम साहब ने खिलाया अभी, तो एक बिस्किट में कितनी कैलोरी होती है? 10 ग्राम होता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो मीठे खाते हैं वो तो अलग है, ये एवरेज जो बिस्किट है 10 कैलोरी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम माना 40 कैलोरी। अच्छा, समोसा खाए उसमें कितनी कैलोरी होती है? ये एवरेज समोसे की बात कर रहा हूँ। और एक मील खाएं बर्गर, उसमें कितनी कैलोरी होती है जो मैकडोनाल्ड के खाते हैं, जिसमें एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है और चिप्स होते हैं। एक मील कम अज़ कम 500 कम अज़ कम। अच्छा, और टोटल हमें कितनी चाहिए? 1800। अब 1800 में आप देखो कि यंग दोस्त जाते हैं आपस में बर्गर खा लेते हैं, यानी 500-600 कैलोरी तो ऐसे मजाक उड़ा देते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ खाना अलग होता है। कोल्ड ड्रिंक। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। वजन कम करें। अगर मैं कहूँ कि कीवर्ड क्या है भाई लाइफ स्टाइल का, तो पहले नंबर पे वजन कम करना। बड़ी प्यारी स्लाइड थी, मुझे मौका नहीं मिला दिखाने का, मोटापे का ये बर्गर वगैरह। सर ये क्या, ये एक सेकंड सर, आपको साथ कह रहे हैं ठंडी के सीजन में आपने बता दिया। अच्छा, मैं एम एस साहब की इस रिमार्क में मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। सर इसमें कोई एज का आपने कुछ भी जिक्र नहीं किया। जी, एज उम्र जो है एज उम्र नहीं, उसकी क्या मतलब? उम्र में रिस्क किससे रिस्क फैक्टर किस एज में ज़्यादा होता टाइप 1 होती है, टाइप 2। जी जी जी। हाँ, वेरी गुड। देखिए ना, ये उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं है। अमूमन अगर हम कहें कि भाई नहीं आपको ज़रूर बतानी है उम्र, तो मैं कहूँगा 20 साल। 20 साल से ऊपर टाइप 2 और 20 साल से कम टाइप 1। मतलब ये पुरानी किताबी बातें हैं। आजकल हम यकीन जाने 12 साल के बच्चों में, 15 साल के तो बहुत देखे हमने, 12 साल के बच्चे मोटे होते हैं, क्योंकि बर्गर खाते रहते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं। भाई हम जब स्टूडेंट थे स्कूल में, मैं एनजेबी में पढ़ा हूँ, कराची का एनजेबी देखा होगा आपने, तो प्ले ग्राउंड के अलावा स्कूल का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। यानी हम सोच भी नहीं सकते थे कि प्ले ग्राउंड के बगैर कोई स्कूल हो भी सकता है। और वहाँ पे असेंबली होती थी, और पीटी का अलग पीरियड होता है, असेंबली अलग और पीटी का पीरियड अलग, लाजमी होता था। फिर मैं दूसरे स्कूल में पढ़ा हूँ, इंटर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट गेम्स होते थे, यानी रूटीन होते थे कि एक स्कूल जा रहा है दूसरे शहर में, वहाँ जाके वो
शिकस्त दे रहा है दूसरों को, हम सर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे ना, अभी जो प्राइवेट से छोटे छोटे स्कूल, अब छोटे डॉक्टर हैं उसमें स्कूल है। अच्छा, आजकल के बच्चे भी गेम्स खेलते हैं, मगर कौन सी गेम खेलते हैं? मोबाइल पे, जब भी देखो मोबाइल पे गेम तो खेलते हैं, मगर वो लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी जो बाहर ग्राउंड में होती थी वो नहीं है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल के 12 साल के बच्चों में भी हम टाइप 2 देख रहे हैं, उसकी निशानी ये कि वो ओबीस है। अगर वो दुबला पतला हो, अच्छा वो सिस्टम के लिए सर ऐसे एक हम क्लिनिक चलाते हैं, हमारे पास पेशेंट ऐसे बहुत आते हैं। एक बच्चा आया मेरे पास, कंप्लेंट क्या थी? अर्जेंसी ऑफ फ्लक्चुएशन, और कोई कंप्लेंट नहीं है। मैंने उसका जब रेंडम किया तो रेंडम नॉर्मल आया। उसकी माँ बार बार रही कि इसको तकलीफ ये हो रही है, अभी तक ये हो रही है। सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा ली, आखिर कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने इसका HbA1c, जब HbA1c करवाया उसमें आया 9.2। HbA1c जी सर, और रेंडम वगैरह सही था? सही था। एज क्या थी? इधर 4.5 साल या 5। हाँ, अच्छा, नहीं ये हो ही नहीं सकता। ये देखिए, नहीं देखिए 4 साल का टाइप 2 तो हो नहीं सकता ना। 4 साल का मतलब टाइप 1 है। देखिए, और कुछ ऐसे होते हैं कि रेयर सिंड्रोम होते हैं, मॉडी मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज आप जो ये कुछ रेयर हैं जो बच्चों में होते हैं, और वो हो सकता है मॉडी हो सकता है उसको, या फिर टाइप 1 होगा, या जेनेटिक कुछ रेयर होते हैं। टाइप 2 हो ही नहीं सकता बच्चे, 4 साल के बच्चे को है नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है दुनिया में। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना, एक तो आप लेबॉर्ट्री रिपीट कराइए। आज HbA1c इतनी गलत रिपोर्ट आती है, यकीन जाने कि हर कोई लेबॉर्ट्री सही नहीं करती। हम तो डिपेंड करते हैं ईसा लेबॉर्ट्री वालों पे, वो जैसे ईसा के तो सही है। ईसा के तो ये ठीक है। अगर ईसा नहीं, रिपीट भी करवा सकते हैं, हमने बोला रिपीट भी करवा सकते। अच्छा, अगर देखें, अगर यही एडल्ट होता और आप कहते कि भाई रेंडम नॉर्मल आ रही है, HbA1c 9 है, तो मैं कहता कि अभी डायबिटीज़ की शुरुआत है, ठीक है ना। इसमें जो 24 घंटे में किसी न किसी टाइम पे शुगर बढ़ जाती है, तो HbA1c है यानी एवरेज 3 महीने की, और जो अभी आप देख रहे हैं वो दिख रहे हैं स्पॉट, है ना। तो ये मैं कहता कि इसको शुगर अभी फुल होने वाली है, इसका ख्याल करो। मगर बच्चे में पहले तो लेबॉर्ट्री से मैंने सर भेज दिया, रेफर कर दिया उसको। अच्छा, किसी भी लेबॉर्ट्री का फिर भी एहतियातन एक डबल चेक करें। तो दूसरा, अगर फिर भी नायन आ रहा है ना और सिम्टोमेटिक है, तो फिर जो रियल टाइप्स है मॉडी वगैरह, वो प्लीज आप उसको चेक करें। क्योंकि टाइप 2 नहीं होता, 4 साल का बच्चा टाइप 2 नहीं होता। इसमें वो तो 1.5 घंटा है सर, 1.5 घंटे के बाद पीक होता है। RBS जो सर, RBS का पूछ रहे हैं, कोई टाइम है? RBS तो एनी टाइम करें, बिल्कुल टाइम है। देखिए 2 घंटे। सर, एक मिनट, देखिए, एक तो फास्टिंग है, जरा ये मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, ये बंद रहेगा सर। ये जो RBS का ना, आपने RBS का मतलब है रेंडम ब्लड शुगर, वो देखिए 2 घंटे से पहले नहीं कराना चाहिए। कोई भी खाना खाएंगे उसके 2 घंटे के अंदर नहीं कराना चाहिए, जरूर आएगा। इसका मतलब है रेंडम, मगर किसी भी खाने की 2 घंटे के बाद कराएंगे तो फिर वो वैलिड होगा। तो सर, आपका पॉइंट वैलिड है। तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद किसी भी टाइम 140 से कम आना चाहिए, और फास्टिंग जो है 100 से कम आना चाहिए। 2 घंटे के 2 घंटे के बाद कभी भी कराएं। अच्छा सर, इसका जो वैक्सीन है, वैक्सीन इंड्यूस्ड टाइप 1 डायबिटीज है, इस तरह का कुछ? ओबेसिटी में नहीं, वैक्सीन इंड्यूस्ड वैक्सीन बच्चों, वैक्सीन, हाँ सर, ये अगर आप क्वेश्चन में पूछते हैं ना तो मैं खुद बताने वाला हूँ। ये इसकी इतनी शोहरत आ गई है वैक्सीन की, और लोग समझते हैं कि अब वो डायबिटीज खत्म हो गई। ये जो नहीं, वैक्सीन इंड्यूस्ड बात कर रहा हूँ, बच्चों में जो रूटीन अच्छा, जो वैक्सीन लग रहे हैं बच्चों को, उसका कोई मतलब है? जो बच्चों को वैक्सीन लग रहे हैं, नहीं उसका तो कोई नहीं है। नहीं कह रहे वैक्सीन इंड्यूस्ड। तो कौन सी वैक्सीन? देखो ना, वैक्सीन तो रूटीन में जो बच्चों को लगते हैं, जैसे नहीं सर, नहीं। उससे हो सकता है कि कोई भी सर, मैं थोड़ा अर्ज करूँ, देखिए सर, मैं थोड़ा अर्ज करूँ, वैक्सीन इंड्यूस्ड डायबिटीज कोई है ही नहीं, चाहे कोई भी बच्चों को वैक्सीन देंगे उसकी वजह से नहीं होती। पहली
बात ये, मगर टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए कुछ वैक्सीन आई है जो टाइप 1 को प्रिवेंट करती हैं, वो वैक्सीन आई है। एक तो हमारी पुरानी BCG है, उसमें रिसर्च हो रही है, और दूसरा कॉक्सिकी वायरस होता है जो टाइप 1 में अटैक करके पिता से कॉक्सिकी वायरस, उसके अगेंस्ट में फिनलैंड कंट्री है, वहाँ पे ये वैक्सीन आई है, मगर अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी यूज में नहीं है। तो वैक्सीन का वो तरीक है कि टाइप 1 को प्रिवेंट करती है, मगर ऑर्डिनरी वैक्सीन जो बच्चों को देते हैं वो उससे सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उसमें कितने फ्यूचर में चांसेस होगी कि वो डायबिटिक देखिए अमूमन 3 तक सेफ होता है अमूमन, उसके बाद 50% चांसेस होते हैं कि फुल हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी पहले के बाद भी हो जाता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी कभी 3 के बाद भी नहीं होता। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि एक दफ़ा GTM हो जाए तो हर 3 महीने में उसका शुगर चेक कराना है, क्योंकि कभी भी वो फुल फ्लो डायबिटीज। अगर आप पूछे कि नहीं भाई कोई महीना बता दो मेरे को, 3 प्रेगनेंसी के बाद उसका रिस्क। अच्छा, इसमें सर दो चीज़ें हर 3 महीने बाद HbA1c कराना चाहिए। HbA1c कराना चाहिए नहीं, HbA1c की कोई वैल्यू नहीं है। HbA1c एवरेज बताता है। मैं एक मिसाल दूँ कि एक दिन किसी पेशेंट का है 60 कम है या ज़्यादा है? कम है या बहुत कम है? बहुत है ना। और दूसरे दिन आता है 360 जो बहुत ज़्यादा है, तो HbA1c सही आएगा, क्योंकि HbA1c उसका एवरेज कदम है। तो HbA1c कभी भी डायग्नोसिस के लिए आप HbA1c ओवरऑल कंट्रोल देखने के लिए यूज करें, और डेली जो चेक करता है ब्लड शुगर घर में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है HbA1c। अच्छा, GTT वो तो जिन पे शक होता है ना सर, जिन पे शक होता है OGTT सर वो OGTT आजकल या तो रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है या GTM के लिए, और बाकी प्रेगनेंसी में जो क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, इससे डाइट है ज़्यादा या रिसर्च पर्पस के लिए। मुझे तो नज़र सही आ रहा है, लेकिन उसकी फंडोज को भी साल में होना मस्ट है, क्योंकि वो जब तक जैसे सर ने बताया कि मेकुला इज नॉट इन्वॉल्व, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी उसमें हो रही होगी, लेकिन मेकुला क्लियर है। तो इसलिए क्यों अमेरिका जैसे मुल्क में 2000 लोग ब्लाइंड होते हैं एवरी मंथ, साल के 24,000, तो पाकिस्तान में तो 5-6 हज़ार मेरा मानना है कि सब महीने में होते हैं ड्यू टू डायबिटीज, दूसरी बीमारियां अलग। तो इनको बचाने का वाहिद तरीका है कि साल में एक दफ़ा उनको फंडोस्कोपी करवाना। सर उसमें भी मैं सर एक एडिशन करूँ कि जैसे अभी रिसेंटली डायबिटीज़ किसी को हुई है तो उसको कोई भी रेटिनोपैथी नहीं होगी। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज एंड कंट्रोल ऑफ द समटाइम्स में भी, क्योंकि वो पहले ही उसको डायबिटीज चल रही होती है, डायग्नोज देर से होता है। वो जो आपका पॉइंट है वो टाइप 1 पे अप्लाई है, ड्यूरेशन ऑफ द हाँ, टाइप 2 में तो पहले बताइए बाद में चलता है ना, पता ही बाद में चलता है। अच्छा देखो दूर में से कम्युनिकेशन और दूसरा सर, आप यहाँ जो डायबिटीज की ड्रेसिंग होती है ना, उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो होता क्या है वो जो आम ड्रेसिंग करते हैं ना उसको इन्फेक्शन बढ़ा देता है। जो आम डायबिटीज की उसको आप उसकी ट्रेनिंग करवाएं, जो भी डायबिटीज की सेशन करवाइएगा ना सर। हाँ, तो वो स्टेराइज जो हम बैंडेज लेते हैं स्टोर से, वो स्टेराइज नहीं होती, स्टेराइज बैंडेज अलग मिलती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो आम होती है ना, मैंने एक नेशनल बैंक के मैनेजर को इसी में मरते देखा, वो आम क्लिनिक में जाके उसने ड्रेसिंग कराई, लाकर नेशनल में नहीं जाता था, इत्तेफाक से उसके पास गाड़ी नहीं थी, तो गाड़ी न होने की वजह से उसने आम जो डॉक्टरों से कराई ना, उसकी वो गैंग्रीन हो गई और पाँव भी कटा, उसके बाद भी। फिर एक होता है फेमिनिल हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, 1200-1500 होता है ट्राइग्लिसराइड, उसके लिए आपको लाजमन ये फिब्रेट देनी पड़ती है, वो स्टेटिन काम नहीं, डायबिटिक पेशेंट में 450 फर्स्ट करें PGI 450 के लिए देनी चाहिए, फेवरेट ऐड करवाते हैं आप लोग। हाँ, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जो है ना, आप देखो एक अजीब बात है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम सुना होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के क्राइटेरिया तो आपको पता होंगे, उसमें अजीब बात है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं है ट्राइग्लिसराइड, मीन्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ट्राइग्लिसराइड से ज़्यादा तरीका है, मीन्स ट्राइग्लिसराइड सेफ नहीं है, वो 450 तो बहुत ज़्यादा है। 1500 भी देखते हैं, मगर वो फेमिनिल होता है 1500।